जंग खत्म होने के बाद इजराइल लेगा गाजा की जिम्मेदारी, नेतन्याहू ने कहा। पहले इतना अधिक कभी नहीं हुआ। बीता महीना अभूतपूर्व और दर्दनाक था। लोगों के दुख और पीड़ा का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है, और संघर्ष का अंत नजर नहीं आ रहा। और बीबीसी को हमास ने बताया है कि बंधक बनाए गए लोगों की पूरी लिस्ट फिलहाल उसके पास भी नहीं है। हमास की पॉलिटिकल विंग के सीनियर नेता मूसा अबू मरजूक ने बीबीसी को बताया कि बंधक हमास के अलग अलग गुटों के कब्जे में है और हमास को ब्रिटेन ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। मूसा ने बीबीसी अरबी सेवा के फराज किलानी से बात की। किलानी ने उनसे पूछा कि हमास के लीडर के हाथों से उस दिन चीजें निकल गई थी। इसराइल से जो रीइंफोर्समेंट आनी थी वो देर से आई। यही वजह है कि गजा के लोग पास के किबुत्स में घुस गए। इसराइल ने कई तस्वीरें और वीडियो जारी की हैं जो हमास के लड़ाकों के हेलमेट कैमरे के विजुअल्स हैं। इसमें आम लोगों को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। और इन बच्चों का क्या वो इंसान नहीं है? क्या बीबीसी इसके बारे में सवाल पूछता है? इसराइल के ज्यादातर नागरिक जो मारे गए हैं वो इसराइली सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए हैं, और इसका सबसे पुख्ता सबूत है वो घर जहां उनकी मौत हुई। उन पर टैंक और फाइटर जेट से हमले किए गए, AK-47 से नहीं। यहाँ मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि हम उन 1000 आम लोगों की बात कर रहे हैं। इसमें सैनिक शामिल नहीं है। इसके सबूत हैं और उनके परिवारों को भी सूचित किया गया है। गजा में क्या होगा और बीबीसी से बातचीत में हमास के नेता ने क्या कहा है, कवर स्टोरी में इन सब की बात। The overall security responsibility. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, संघर्ष के खत्म होने के बाद इजराइल लेगा गजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी। गजा पर इजराइल के हमले जारी। हमास के कैद में कितने इजरायली बंधक, हमास को भी नहीं है जानकारी। दिखाएंगे बीबीसी से खास बातचीत में हमास नेता ने क्या कहा। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। इजराइल हमास संघर्ष के ताजा घटनाक्रम की करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। जापान ने कहा यूक्रेन को G7 से मिलने वाली मदद रहेगी जारी। मध्य पूर्व की घटनाओं का नहीं होगा असर। G7 विदेश मंत्रियों की टोक्यो में हो रही है बैठक। रूस का दावा, ब्लैक सी और क्राइमिया में यूक्रेन के 17 ड्रोन्स को मार गिराया। यूक्रेन ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। हाल के महीनों में यूक्रेन ने क्राइमिया पर किए हैं कई हमले। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रॉड के मामले में अपना बयान किया पूरा। अदालत में जज से कई बार हुई बहस। ट्रंप और उनके 2 बेटों पर है जायदाद की कीमत बढ़ाकर बताने का आरोप। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। पांच 500 किलोमीटर लंबी सुरंगें, सुरंग में दौड़ते IDF के नेवले, मॉस्को डायमंड का डर, $311 मील यानी 500 किलोमीटर लंबा सुरंगों का मकड़जाल गाजा पट्टी की जमीन के भीतर हमास ने सालों से बिछाया हुआ है। युद्ध के 32वें दिन अब इन सुरंगों को पूरी तरह से तबाह करने के लिए इजराइल की सेना ने अपने 4 महायोद्धाओं को धरती के भीतर भेज दिया है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया जा चुका है, जबकि हमास का एक खूंखार कमांडर जमाल मूसा भी इजराइल की सेना ने मार गिराया है। खबरों के मुताबिक जमीनी लड़ाई में अब तक इजराइल के भी 29 सैनिक मारे गए हैं। इजराइल की सेना के सबसे बहादुर योद्धा हमास की सुरंगों के भीतर घुस चुके हैं। आपको बता दें, इनमें से
सांप के फन को कुचल देने वाली यूनिट वीजल कमांडो है, जबकि यालोम डायमंड कमांडो यूनिट भी सुरंगों की चीर फाड़ करने में माहिर है। आईडीएफ के स्पेशल केनाइन कुत्ते हमास के आतंकियों को सुरंगों में सूंघ कर मार रहे हैं, जबकि आईडीएफ के जवानों के थ्रोबॉट और अटैकर ड्रोन भी उनके साथ हैं। यही नहीं, इजराइल के टैंक और बुलडोजर भी खुफिया जानकारी मिलते ही हमास के आतंकियों को जमीन के भीतर ही मौत की नींद सुला देते हैं। दरअसल 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजराइल पर बंधकों को छुड़ाने के साथ साथ हमास के खात्मे का दबाव बना हुआ है। जहां कहीं भी हमास के आतंकी दिख रहे हैं, इजराइल की सेना उनकी सुरंगों को घेरकर उन्हें मारने में जरा भी देर नहीं कर रही। हाल ही में इजराइल की सेना गाजा के अस्पताल के भीतर ही हमास की सुरंगों के होने के सबूत दुनिया को दिखा चुकी है। इन सुरंगों के मकड़ जाल को पूरी तरह से तबाह करने के लिए इजरायली सेना के कमांडो सुरंग में घुसकर हमास के आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। इसके लिए खास फोर्स विजल यूनिट बनाई गई है। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ सुरंगों में ही अंडरग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए हुई है। हमास ने गाजा के भीतर गाजा मेट्रो बनाया हुआ है, जो अब तक इजराइल के लिए चुनौती बना हुआ था। हमास की सुरंग के मकड़ जाल को तबाह करने के लिए खास कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट भी सुरंगों के भीतर चल रही है, जो इन सुरंगों के जाल, नक्शे और उनकी बनावट का सही आकलन करते हैं और उसे जमीन के भीतर धुआं कर देते हैं। इस काम सैनिकों की लाश हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों की जोड़ी से कांप उठे अमेरिका और इजराइल। अब क्या गाजा में हालात होंगे और भी ज्यादा खराब? जी हाँ दोस्तों, गाजा पट्टी में हमास के साथ चल रही जंग में इजराइल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इजराइल के गाजा में घुसने की राह देख बैठे हमास ने अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने अपने सबसे ताकतवर तमंचा मिसाइल को मैदान में उतार दिया है, जिसके जरिए वो इजराइल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को चुन चुन कर मार रहा है, जिनके साथ मौजूद इजरायली सैनिक भी मौत के घाट उतर रहे हैं। और हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि इजराइल को गाजा में जमीनी हमलों को रोकना भी पड़ सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमास के 40,000 लड़ाकों के सामने कमजोर पड़ रही है इजराइल की 4 लाख सैनिकों की सेना, और कैसे लेबनान से हमास की मदद करने के लिए गाजा पहुंचा हिजबुल्लाह, और क्यों हमास के बाउंस बैक से बड़ी अमेरिका की मुश्किलें, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। साथियों, सबसे पहले बेकसूर फिलिस्तीनी नागरिकों की हालत की बात करें तो इस वक्त गाजा की 70% आबादी अपने घर छोड़ चुकी है और लाखों लोग रिफ्यूजी कैंप में शरण ले रहे हैं, जिनके पास मदद के लिए सामान तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उतनी मदद काफी नहीं है। लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं और इलाके में पानी तक मौजूद नहीं है, और हजारों लोग धाराशायी हुई बिल्डिंग्स के मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जबकि गाजा का डेथ टोल 10,000 के पार कर चुका है। दोस्तों, इजराइल हमास की जंग को अब 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है, और इस दौरान 7 अक्टूबर के दिन खुद पर हुए हमले से गुस्से में आए इजराइल ने दिन रात गाजा पट्टी पर बमों की बारिश कर दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इजराइल गाजा पर 18,000 टन बम फेंक चुका है, जो कि हिरोशिमा पर फेंके गए न्यूक्लियर बम से भी 1.5 गुना ज्यादा है। इस हमले में गाजा की 2 लाख बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 32,500 इमारतें तो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। 45 स्कूल्स धराशायी हो चुके हैं और गाजा के 35 से 12 हॉस्पिटल बिल्कुल शट डाउन हो चुके हैं। हमास पर किए गए इजराइल के इन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान गाजा के फिलिस्तीनी नागरिकों को हुआ है। गाजा का डेथ टोल 10,000 के पार कर चुका है और अनगिनत फिलिस्तीनी नागरिकों को अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी कैंप का सहारा लेना पड़ा है। गाजा के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इजराइल के गुस्से की आग में रोजाना बेकसूर नागरिक, मासूम बच्चे और बेसहारा बुजुर्ग मौत के घाट उतर रहे हैं, और दिन ब दिन इतनी ज्यादा तबाही हो रही है कि जिसकी तस्वीर देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। इजराइल अब इजराइल का ऐसा हमला कि गाजा को काट दिया हाफ, और हमास का किस्सा 100% साफ। यही इजराइल का मकसद है, यही इजराइल का इरादा है।
इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन बता रहा है कि अब उसने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। या कहें कि गाजा को 2 हिस्सों में काट दिया है। एक तरफ उत्तरी गाजा, जिसको चारों तरफ से इजरायल की सेना ने घेर लिया है, अंदर बहुत खतरनाक युद्ध जारी है। तो दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा, इजरायल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए। लेकिन उत्तरी गाजा में इजरायल की जमीनी कार्रवाई उस जगह से बहुत दूर नहीं जहां गाजा के सबसे बड़े अस्पताल भी हैं। लेकिन इस वक्त इजरायल से पूरी दुनिया मांग कर रही है कि गाजा पर बमबारी को रोका जाए, यानी सीज फायर हो। 1 महीने के युद्ध को लेकर इजरायल कहां पास हुआ है, कहां फेल हुआ है? 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इजरायल के 2 मकसद थे। पहला, हमास के पास से करीब 250 बंधकों को आजाद कराना, जिसमें इजरायल अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। दूसरा, इजरायल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी तक इसमें भी इजरायल फेल ही साबित हुआ है। תדעו שיש דבר אחד שאנחנו לא נעשה. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו. שיוציאו את זה בכלל מהלקסיקון. אנחנו אומרים את זה גם לאויבינו וגם לידידינו. अमेरिका भले ही खुलकर इजरायल के हमलों का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो भी सीज फायर चाहता है। ऐसे में अब तक इजरायल को सिवाय हमास के कुछ कमांडरों के मारे जाने, बंकर तबाह करने से और ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। देश को लामबंद कर रहे हैं। अर्दवान देश में कह रहे हैं कि हमें इस जंग में साथ होना चाहिए, इजरायल को नष्ट कर सकते हैं अर्दवान। पूर्व अमेरिकी सैनिक डगलस मैकग्रेगर का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अर्दवान में ये कुव्वत है कि वो इजरायल को नष्ट कर सकें। वो अपने देश में लामबंदी कर रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम कितना खौफनाक होगा, ये हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। गाजा जंग में उतरेंगे तुर्की के सैनिक, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये पूरी खबर जरा समझिए। आखिर में तुर्की की फौज गाजा की जंग में लड़ेगी। पूर्व अमेरिकी सैनिक डगलस का ये ट्वीट सामने आया और इसके जरिए ये आशंका प्रबल हो रही है। एर्दोगान समय के प्रति संवेदनशील देश को लामबंद कर रहे हैं, इसके लिए लामबंदी चल रही है तुर्की में। बिल्कुल, और इसके अलावा जानकारी आपके सामने ये भी रख दें कि ये होकर रहेगा, एर्दोगान को नजरअंदाज करना बड़ी गलती बनेगी, ये भी साफ कर दिया गया है। इसके अलावा एर्दोगान ही इजराइल को तबाह करने की क्षमता रखते हैं, ये भी कहा गया। बिल्कुल, तुर्की जैसा मजबूत देश अगर इजराइल के खिलाफ खुलकर मैदान में आता है तो इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, इसको लेकर तरह तरह के आकलन किए जा रहे हैं। लेकिन तुर्की क्या ऐसा करेगा या सिर्फ बयानों के जरिए ही पोस्टरिंग की जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बीच एक और अहम खबर, इजराइल युद्ध पर तुर्की का रुख क्या है, ये बता देते हैं आपको। तुर्की ने अब तक हमास को लेकर क्या बयान दिए हैं। आतंकवादी संगठन हमास को नहीं मानता है तुर्की, और साफ तौर पर तुर्की की तरफ से यह कहा गया कि गाजा की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है यह संगठन। फिलिस्तीन के समर्थन में रैली भी की गई है, यह भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इसके अलावा मुस्लिम देश एकजुट हो, इसको लेकर बार बार जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल, और फिलिस्तीन के समर्थन में मतदान की बात यूएन की तरफ से कही गई है। तो यूएन का इसके अलावा तुर्की का क्या रुख है इस जंग को लेकर, हमास को लेकर, इजराइल को लेकर, ये हमने आपके सामने रखा। और इस बीच बता दें आपको, आईडीएफ हमास के बीच भीषण हो चुकी है जंग, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमला हुआ था जब वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पर एक प्लेन ने किस तरह से घुसकर अटैक किया और अलकायदा का वो हमला था, दुनिया में हड़कंप मच गया था। अमेरिका पर 9/11 जैसा हमला हो सकता है। इजराइल पर हमले के बाद आशंका बढ़ गई है और अमेरिका में चरमपंथी गुटों का यह हमला हो सकता है। जो 9/11 हुआ उससे बड़ा हमला हो सकता है। हमास के समर्थन में उसके सहयोगियों से खतरा है। अमेरिका में FBI के चीफ ये बात कर रहे हैं, ISIS के उकसावे जैसा ही हमास का हमला है। कई संगठनों ने हमले का आह्वान भी किया है।
यानी अमेरिका पर हमला कर देंगे। ये कई ऐसे आतंकवादी संगठन कह रहे हैं। जो घरेलू हिंसक चरमपंथी हैं, उनका खतरा भी अमेरिका पर बढ़ गया है। आतंक के निशाने पर अमेरिका समेत पूरा पश्चिम आ चुका है, वेस्टर्न वर्ल्ड। और विदेशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर इस वक्त भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम ले रहे हैं। यूएस का अल्टीमेटम है कि युद्ध से तीसरे प्लेयर दूर रहे। तीसरे प्लेयर यानी अभी हमास और इजराइल के बीच ये जंग चल रही है, कोई भी तीसरा देश इसमें शामिल ना हो, वरना अमेरिका को हमला करना होगा, रिटेलिएट करना होगा। एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं जिसमें हिजबुल्लाह हमले करता है तो वो अमेरिका पर हमले मानेंगे। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे नेतन्याहू के इस अलर्ट के बारे में जिससे यूरोप पर महासंकट आ सकता है। आखिर यूरोप पर बड़े हमले की आशंका क्यों जता रहे हैं नेतन्याहू, और क्या चेतावनी दी है पूरे यूरोप को गाजा के इस युद्ध के बीच। वहीं महाभारत में आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका में फिर क्या 9/11 जैसा अटैक होने वाला है। आखिर किसने कहा है ये और क्यों कहा है, हमला कौन करने वाला है अमेरिका पर, और अमेरिका ने उसके जवाब में क्या किया है। इसी के साथ साथ महाभारत में आपको यह भी बताएंगे कि ईरान सऊदी साथ आए, क्या अब जंगबाज बन जाएंगे। सवाल इसलिए क्योंकि दोनों ही देशों के नेताओं की बैठक सालों बाद हो रही है। इस बैठक के बाद क्या होगा, संदेश मुस्लिम देश को जाएगा या संदेश अमेरिका को जाएगा। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं एक ऐसी खबर के साथ कर रही हूं जिससे सीधे सीधे इस युद्ध से आने वाले भविष्य को तय करने की बात कही गई है। किसने कही है ये बात? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया है। बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पश्चिम देशों को नेतन्याहू ने बड़ी चेतावनी दी है। हमास से हमारा जंग जीतना जरूरी है। क्यों है जरूरी? क्योंकि अगर इजराइल हार गया तो अगला नंबर यूरोप का होगा। इजराइल इस जंग को हार नहीं सकता है, वरना हमला यूरोप पर होगा। हम हारे तो मध्य पूर्व में ईरान प्रभावी बन जाएगा और ईरान इन आतंकियों की धुरी बन जाएगा। यानी ये सारे आतंकी संगठन जो ईरान के कहने पर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ईरानी दबदबा यानी आतंकवाद का दबदबा होगा। मध्य पूर्व की बागडोर आतंक के हाथ में होगी, और इसीलिए जो आतंक कभी इजराइल पर हमला कर रहा है वो देखिए अब यूरोप पर हमला करेगा। जो इस तस्वीर में आपको नजर आता है इस ग्राफिक में, हमास और ईरान यूरोप के लिए खतरा है, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं। पूरा यूरोपीय महाद्वीप खतरे से बढ़ जाएगा, खतरा वहां बढ़ जाएगा। इसीलिए 80 विदेशी राजदूतों के साथ नेतन्याहू ने एक बैठक की और उसमें उन्होंने ये बात कही, इजरायली एक्शन को सपोर्ट करने के लिए कहा है। यानी अगर इजराइल पर हमला होने के बाद इजराइल इस जंग को नहीं जीतता तो फिर ये जंग अब यूरोप को लड़नी होगी। ये सीधे सीधे चेतावनी दी है नेतन्याहू ने। इसी और फ्रांस जैसे कई देशों को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अभी भारत और रशिया के बीच में 21वीं भारत रूस टेक्निकल कोऑपरेशन की मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग के अंदर रशिया जो है वो भारत के लिए एक नई अप्रोच लाने वाला है, जिसके तहत जो अभी भारत और रशिया के बीच में डिफेंस डील प्रभावित हुई है उनको आगे बढ़ाने के लिए रशिया भारत को अपने हथियारों की सारी तकनीकी देने को तैयार है, और इस तकनीकी के माध्यम से भारत रशियन हथियारों को ऑर्डर करके अपने यहाँ पर डोमेस्टिकली बना सकता है। और इसलिए तौर पर यहाँ देखा जाए तो रशिया भारत के लिए काफी ज्यादा पुश कर रहा है कि भारत 114 फाइटर जेट का जो MRF टेंडर है उसके तहत रशियन लड़ाकू विमानों को खरीद ले। ऐसे में रशिया की तरफ से Su-57 फाइटर जेट साथ ही Su-75 फाइटर जेट को यहाँ पर पुश किया जा रहा है। और सच बता दें ये रशिया की तरफ से दिए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है, जब रशिया ने अपने Su-75 फाइटर जेट को भी भारत के लिए
लिए ऑफर कर दिया है। और यदि ऐसा हो जाता है तो फिर रशिया के साथ यूक्रेन की कितनी भी लड़ाई क्यों न चलती रहे और कोई भी देश रशिया के ऊपर कितने भी सैंक्शन क्यों न लगाता रहे, रूस से भारत जो भी हथियारों को लेना चाहता है वो सारे हथियार भारत यहाँ पर ले पाएगा और रशिया हमें उसकी टेक्निक देगा और उसके बाद में हम अपने यहाँ पर डोमेस्टिकली भारत के अंदर ही सारे हथियारों को बनाकर तैयार कर पाएंगे। और इस तरह का काम अभी तक रशिया ने किसी भी देश के साथ नहीं किया है जो कि भारत के साथ करने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लगता है कि भारत को रशियन विमानों को अपने MRF टेंडर के तहत खरीदना चाहिए और फिर बाद में अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट पर भी ध्यान देना चाहिए? हालांकि ये बड़ी बात है कि रशिया यहाँ पर तकनीक देने के लिए पूरी तरह से सहमत है और 100% टेक्नोलॉजी शेयर यहाँ पर किया जाएगा। और इस तरह से अगर के अंदर कई सारे एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हैवी मेटल्स नहीं है, स्मेल फ्री है और टेम्परेचर रेजिस्टेंस के साथ साथ सस्ती और टिकाऊ है और सिर्फ 4 घंटे के अंदर यह सूख जाती है। साथ ही अब तक की शायद सबसे बड़ी गलती कर दी है। अभी कतर के अंदर जो चमकती ये बिल्डिंग आपको नजर आती है और सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो चमचमाता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आता है, उसको चमकाने में भारतीय कंपनी की काफी अहम भूमिका रही है। लेकिन आज भारत ने एक ऐसी खोज को जन्म दिया है जिसकी डिमांड अब मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा होने वाली है और इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर इसकी सबसे ज्यादा डिमांड भी है और हमें लगा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर होगी। लेकिन रिसर्च करते हुए हमने पाया कि ऐसा नहीं है। जहां भारत की तरफ से तैयार किया गए इस प्रोडक्ट की डिमांड पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बढ़ चुकी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से विकास कर रहा है उसकी विकासशीलता के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पेंट इंडस्ट्री के बारे में। अभी पूरी दुनिया के अंदर जिस भी पेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर लार्ज अमाउंट प्लास्टिक और इसके अलावा यह लिस्ट केमिकल्स की जिन्हें भर भर के पेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई प्रकार के कैंसर होते हैं। लेकिन भारत ने इसका काफी बड़ा ऑल्टरनेटिव निकाल लिया है, जहां पर भारत अब गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हुए पेंट के प्रोडक्शन को बड़े स्केल पर शुरू कर चुका है। ये पेंट इतना ज्यादा खास है कि अगर इसे दीवार पर पेंट कर दिया जाता है तो बाहर के टेम्परेचर को ये 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करके अंदर भेजता है। और मिडिल ईस्ट में कितनी गर्मी पड़ती है ये आप सब भली भांति जानते होंगे। वहीं बात करें भारत की तरफ से तैयार किया गए पेंट के बारे में, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा धनबाद के अंदर इसकी रिसर्च की गई और सक्सेसफुल इस पेंट को बना करके तैयार किया जा चुका है, जहां हर महीने करीब 5000 लीटर पेंट रांची, बेकारों और धनबाद के अंदर बेचा जा रहा है। और इसको बनाने के लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है आशीष सिंह की, जो कि बुलंदशहर से 2009 में इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने खुद का स्टार्टअप करने की सोची और जैसा कि हमारे ट्रेडिशनल तरीके में गाय के गोबर से ही घरों को लीपा जाता